बसंतपुर गांव में बिरजू नाम का एक बहुत ही मेहनती किसान रहता था। उसके परिवार में केवल उसके माता पिता ही थे। बिरजू भले ही गरीब था, पर उसके अंदर आत्मसम्मान कूट कूट कर भरा था। बिरजू शादी के लायक हो चुका था, पर उसके गरीबी के कारण अभी तक उसका शादी नहीं हुआ था। अरे बेटा बिरजू, तू कब तक ऐसे ही कुंवारा घूमता रहेगा? अब जल्दी से कोई लड़की देख और शादी कर ले। अरे माँ, तू भी ना, मेरी उम्र ही क्या हुई है अभी। वैसे भी हम जैसे गरीब किसान को कौन अपनी बेटी देगा? हाँ, तू कहे तो रामपुर वाले हरिया की लड़की को हाँ कर दूं। वह देखने में भी काफी सुंदर है। अरे नहीं माँ, सब गोलमाल हो जाएगा। उसके दांत देखे तुमने? कितने बड़े बड़े हैं। वो तो मुझे कच्चा चबा जाएगी। हाँ, अब जैसी तुम्हारी इच्छा बेटा। हम तो चाहते हैं कि जीते जी अपने नाती पोता को अपनी गोद में खिलाते जाएं। तुम चिंता ना करो माँ, बहुत जल्द एक राजकुमारी जैसी कन्या तुम्हारी बहू बनकर आएगी। फिर तुम्हारे राजकुमार जैसे पोते होंगे। हाँ, वही दूसरी तरफ उस राज्य के राजा सुशांत की बेटी शादी के लायक हो चुकी थी और राजा सुशांत अपनी बेटी की शादी को लेकर बहुत ही चिंतित थे। बेटी सुमित्रा, अब तुम अपने लिए कोई अच्छा सा राजकुमार देख लो। हम चाहते हैं इसी साल तुम्हारी शादी हो जाए। पर पिताजी, मैंने कई राजकुमारों को देख लिया, लेकिन उनमें से कोई भी मेरे योग्य नहीं है। जैसा मैं चाहती हूँ वैसा उनमें एक भी गुण नहीं है। बेटी, ऐसे में तो चांद में भी दाग है। कमियां निकालती रहोगी तो जीवन भर कुंवारी ही रह जाओगी। ठीक है पिताजी, मुझे सोचने का कुछ वक्त दीजिए। ऐसे फैसले सोच समझकर ही किए जाते हैं। फिलहाल तो मैं नदी की तरफ सैर करने जा रही हूँ। ऐसा बोलकर राजकुमारी अपना रथ में बैठती हैं और नदी की तरफ सैर करने के लिए निकल जाती हैं। सेठ जी घर पर हैं। उन्होंने कुछ लकड़ियां शहर ले जाकर बेच आने को कहा था। नहीं, वह तो नहीं है अभी घर पर। पर उन्होंने लकड़ियों के बारे में बताया था मुझे। वह वहाँ पड़ी है लकड़ियाँ, तुम ले जा सकते हो। ठीक है मालकिन, मैं सारी लकड़ियां ले जाता हूँ। अच्छा सुनो, शाम को लकड़ियों का मुनाफा देते जाना। सेठ जी 2 दिन बाद घर आएंगे। हे भगवान, लगता है वो हिरन घायल है। मुझे उसकी मदद करनी चाहिए। उसके बाद बिरजू एक पौधे से कुछ पत्ते तोड़ता है और उस हिरन के पास जाने लगता है। तुम चिंता मत करो हिरन, तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी। बस ये दवा लगाने दो मुझे। दवा लगाने के कुछ देर बाद ही वह हिरन फिर से अपने पैरों पर खड़ा हो जाती है। उसके बाद वह जंगल की ओर चली जाती है। सब प्रभु की माया है। अगर सेठ जी मुझे लकड़ियां लेकर शहर जाने ना कहते तो आज मैं इस हिरन के बच्चे को ना बचा पाता। यह सारी चीजें राजकुमारी सुचित्रा दूर से ही देख रही होती है और वह बिरजू के इस दया भाव से बहुत ही प्रभावित होती है। आप कौन है युवक? देखने में तो एक किसान लग रहे हैं। हाँ राजकुमारी जी, मेरा नाम बिरजू है। मैं एक किसान ही हूँ और यही पास में बसंतपुर गांव में रहता हूँ।
हमें आपका स्वभाव बहुत ही अच्छा लगा। जिस तरह आपने उस हिरन के बच्चे की जान बचाई, वह सच में काबिले तारीफ था। वो तो हमारा फर्ज था। हम किसी भी प्राणी को कष्ट में नहीं देख सकते राजकुमारी। अच्छा, ऐसी बात है। फिर तो आपको हमारे कष्ट का भी निवारण करना होगा। हम भी बहुत ही ज्यादा कष्ट में हैं। पर आप तो बिल्कुल स्वस्थ लग रही हैं। और वैसे भी भला एक राजकुमारी को क्या कष्ट हो सकता है भला? कष्ट तो बहुत गंभीर है बिरजू जी। बस आप बता दो कि आप उसका निवारण करेंगे या नहीं। जरूर राजकुमारी, आप बताइए तो हम आपके लिए क्या कर सकते हैं। हाँ, आप हमसे शादी कर लीजिए बिरजू जी। आपके दया भाव ने तो हमें मोहित कर लिया है। पर आप तो एक राजकुमारी हैं और हम एक गरीब किसान। हमने आपसे शादी कर भी लिया तो हम आपके खर्च नहीं उठा पाएंगे। इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। आप हमें जहाँ भी रखेंगे, जो भी खिलाएंगे, हमें सब मंजूर है। हम कभी भी आपको परेशान नहीं करेंगे, जीवन भर आपका साथ देंगे। उसके बाद वह राजकुमारी बिरजू को एक मंदिर के पास ले जाती है और वहाँ उससे शादी कर लेती है। हे भगवान, मुझे तो सब गोलमाल लग रहा है, पर अब जो भी हो बस आप संभाल लेना भगवान। शादी करने के बाद बिरजू उस राजकुमारी को अपने साथ अपना घर ले जाते हैं। अरे बिरजू, तुमने तो कहा था कि राजकुमारी जैसी लड़की लाएगा, पर तूने तो साक्षात राजकुमारी को ही ले आया। अब हमारा क्या होगा? राजा तो हमें सूली पर चढ़ा देगा। आप चिंता न करो माता जी, मेरे पिता आपको कुछ नहीं करेंगे। यह शादी मेरी मर्जी से हुई है और हमें अपना जीवन साथी चुनने का पूरा अधिकार होता है। फिर भी राजकुमारी जी, हम तो गरीब घराने के हैं। हमारी हैसियत तो आपके नौकर जितनी भी नहीं है। माँ जी, आप ऐसा क्यों सोच रही हो? पहले तो आप मुझे राजकुमारी बोलना बंद कीजिए। मैं बहू हूँ आपकी। पर बेटी, पर जब इस बात का खबर राजा साहब को मिलेगा तब क्या होगा? वह तो क्रोधित हो जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं होगा माँ जी, हम खुद राजा साहब के पास जाएंगे और उनको सारी बातें बताएंगे। बस आप चिंता करना बंद कर दो। अगले दिन बिरजू राजकुमारी को लेकर एक किराए की बैलगाड़ी पर बैठ जाता है और राजमहल की ओर चल पड़ता है। हाँ भाई, तो बताओ कितना किराया हो गया आपका? 10 पैसे हुए भाई। उसके बाद बिरजू उस बैलगाड़ी वाले को किराया देता है और दोनों राजा के पास चले जाते हैं और राजा को सब कुछ बता देते हैं। ये तो अच्छी बात है सुमित्रा, कम से कम तुम्हें अपने मनपसंद का जीवन साथी तो मिला। और जीवन में धन से ज्यादा महत्वपूर्ण खुश रहना है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद महाराज। आपका दिल तो बहुत बड़ा है। आप धन्य हैं महाराज। अरे, अब आप हमारे दामाद हुए। सुमित्रा हमारी एक लौती बेटी है। आप लोग जैसे भी रहो, बस खुश रहना। अगले दिन राजा का मंत्री राजा के पास आता है और राजा से कहता है, महाराज, हमें गुप्तचरों से कुछ बुरे समाचार सुनने को मिले हैं। क्या? मंत्री जी, आप हमें पूरी बात बताइए। महाराज, पूरे राज्य में ये अफवाह उड़ाया जा रहा है कि आपने चुपके से राजकुमारी का विवाह एक गरीब और मूर्ख किसान से कर दिया है। अच्छा, ऐसी बात है? पर राजकुमारी तो उसे पसंद करती है और वो किसान भले ही गरीब है पर बुद्धिमान है।
फिर भी महाराज, हमें प्रजा का मुंह बंद कराने के लिए उनका परीक्षा तो लेना ही पड़ेगा। अच्छा, ऐसी बात है तो हम उस किसान की परीक्षा जरूर लेंगे। अब बेटी सुमित्रा, तुम एक राजकुमारी हो, इसलिए तुम्हें एक राजकुमार से ही शादी करनी चाहिए। इस किसान को कहाँ पकड़ कर ले आई हो तुम? आज आपको क्या हो गया है पिताजी? आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? मैं तो इसे पसंद करती हूँ ना। मुझे अपने पति के अंदर जो भी गुण चाहिए थे वह सारे गुण इनके अंदर है। यह दयालु और बुद्धिमान भी है। अच्छा, तो ये बुद्धिमान भी है, तो फिर इसे अपनी बुद्धिमानी सिद्ध करनी होगी। इसके पास 2 दिनों का समय है। अगर इसने 2 दिनों के अंदर 10,000 मुद्राएं कमा कर नहीं दिखाया तो मैं इसे मृत्यु दंड दे दूंगा। हाँ, पर यह तो बहुत बड़ी रकम है पिताजी। कोई भी इंसान सही मार्ग से 2 दिनों में इतना धन कैसे कमा सकता है? यह असंभव है। असंभव कुछ नहीं राजकुमारी। अगर ये किसान सही में बुद्धिमान है तो इसे 2 दिनों के अंदर 10,000 मुद्राएं कमाने ही होंगे, नहीं तो मृत्यु दंड के लिए तैयार रखना इसे। हे भगवान, मुझे ये कहाँ लाकर फंसा दिया? मैं एक साधारण सा किसान ही ठीक था। ये कैसी लीला है आपकी प्रभु? उसके बाद वह किसान निराश होकर 10,000 मुद्राएं कमाने के लिए निकल जाता है। सेनापति, इस किसान पर नजर रखना, कहीं ये किसी के घर चोरी ना करे। राजा के ऐसा बोलते ही सेनापति बिरजू के ऊपर नजर रखने के लिए जाने लगता है। उधर बिरजू 10,000 मुद्राओं के बारे में सोचते हुए कब जंगल पहुंच जाता है उसे पता ही नहीं चलता। जंगल में उसे एक ऋषि तप करते हुए दिखाई देते हैं। प्रणाम बाबा, कृपया कर हमारी मदद करें। हम एक बहुत बड़ी मुसीबत में हैं बाबा। हमें पता है वत्स, तुम चिंता मत करो। वो राजा अहंकारी है और दया के आगे अहंकार कभी नहीं जीत सकता। पर बाबा, अगर 2 दिनों के अंदर मैंने 10,000 मुद्राएं नहीं कमाए तो वो राजा मुझे मृत्यु दंड दे देगा। तुम्हारे इस समस्या का समाधान तुम्हें उस नदी के किनारे मिलेगा जहां से ये समस्या तुम्हारे गले पड़ी थी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद बाबा। अब मैं उसी नदी की ओर जाता हूँ। ठीक है बाबा जी। उसके बाद बिरजू उसी नदी की तरफ जाने लगता है जहां उसे राजकुमारी मिली थी। अरे यहाँ तो कुछ भी नहीं है। फिर भी उस साधु बाबा ने ऐसा क्यों बोला? मेरे समस्या का हल यहीं मिलेगा। तभी वह देखता है कि वहां पर वही हिरन का बच्चा आ जाता है जिसकी उसने मदद की थी। आप परेशान क्यों हैं भले पुरुष? आपको याद है आपने इसी नदी के किनारे एक बार मेरी मदद की थी। याद तो है, पर ये बताओ कि तुम मेरी भाषा को कैसे समझ सकते हो और मैं भी तुम्हें कैसे समझ पा रहा हूँ? यह तो बस उस ऊपर वाले की कृपा समझो। वैसे आपने बताया नहीं आप परेशान क्यों हैं? उसके बाद वह किसान अपनी पूरी बात उस हिरन को बता देता है। तभी वह हिरन बोलती है, बस इतनी सी बात, आप मेरे साथ आओ, मैं आपको कुछ देती हूँ।
ये तो तुम्हारा टूटा हुआ सींग है, भला इसका मैं क्या करूँगा? इसके लिए कई मनुष्य हमारा शिकार कर देते हैं, बेरहमी से हमें मार देते हैं। इसे लेकर आप किसी व्यापारी के पास चले जाना, वह इसकी अच्छी कीमत देंगे आपको। अगले दिन बिरजू उस हिरन के सींग को लेकर एक प्रसिद्ध व्यापारी के पास चला जाता है। अरे अरे वाह, तुमने इतने सारे हिरन के सींग ला दिए भाई, तुमने तो हमारा दिल ही खुश कर दिया। हम तुम्हें इसके पूरे 20,000 मुद्राएं देंगे। हाँ, क्या सच में सेठ जी? कहीं आप मजाक तो नहीं कर रहे हो ना? अरे नहीं भाई, मजाक क्यों करेंगे? तुम बस मेरे लिए ऐसे ही हिरन के सींग लाते रहना भाई। उसके बाद बिरजू उस सेठ से पैसे लेकर खुशी खुशी राजमहल की तरफ चल पड़ता है। ये लीजिए महाराज, पूरे 20,000 मुद्राएं। आपने हमें 10,000 मुद्राएं लाने को कहा था, पर ये उससे भी ज्यादा है। पर तुम्हें इतनी जल्दी इतने सारे मुद्राएं कहाँ से मिले? कहीं तुमने चोरी तो नहीं की ना? नहीं महाराज, मैं कभी किसी के साथ धोखाधड़ी या चोरी नहीं करता हूँ। ये तो ऊपर वाले की कृपा है। राजा को उस गरीब किसान पर भरोसा नहीं होता है, इसलिए वह अपने गुप्तचर को बुलाता है। बताओ गुप्तचर, तुमने क्या क्या देखा? ये किसान इतनी जल्दी इतने सारे पैसे कहाँ से लेके आया? मुझे माफ कर दीजिए दामाद जी, मैंने अहंकार में आकर आपके साथ बहुत बुरा बर्ताव किया। मुझे क्षमा कर दीजिए दामाद जी, मुझे क्षमा कर दे। कोई बात नहीं महाराज, अगर हमारा दिल साफ हो और हम सभी के लिए भलाई के बारे में सोचे तो ऊपर वाला किसी न किसी रूप में हमारी मदद जरूर करता है। उस ईश्वर की कृपा केवल और केवल सद्भाव और भक्ति से ही प्राप्त की जा सकती है। इसलिए हमें कभी भी अपने ज्ञान या पैसों पर घमंड नहीं करना चाहिए।